Okay, so our chapter number 3, that is valuation of goodwill. अब what is goodwill? तो in simple terms, goodwill is a prestige of the business. और वो क्या है? इंटेंजिबल असेट है. तो गुडविल क्या है? इट इज प्रेस्टीज ऑफ बिजनेस, बराबर, जिसकी वजह से क्या होगा? बिजनेस क्या करेगा? एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करेगा. तो वो गुडविल है. फॉर एग्जाम्पल, दो शॉप है, शॉप नंबर ए और शॉप नंबर बी. दोनों की वैल्यू, शॉप की वैल्यू है 10 lakhs और 5 lakh का गुड्स है. यहाँ पे भी शॉप की वैल्यू 10 lakhs है और गुड्स की वैल्यू 5 lakh है. तो दोनों की टोटल वैल्यू कितनी हुई? 15 lakhs. 15 lakhs हुई ना दोनों की टोटल वैल्यू. बट ये जो शॉप है ए है वो 10 years ओल्ड है और जो शॉप बी है वो 2 years ओल्ड है. तो अगर आपको कुछ शॉप बाय करनी है, आपके पास 15 लाख रुपए या उससे ज्यादा है और आपको शॉप बाय करनी है, तो आप कौन सी लोगे, ए या बी? ए लोगे. क्यों ए लोगे? यस, 10 years ओल्ड है तो उसके पास एग्जिस्टिंग कस्टमर ज्यादा होंगे. तो एग्जिस्टिंग कस्टमर की वजह से उसका प्रॉफिट भी कैसा होगा? ज्यादा होगा ना. जबकि जो शॉप नई है उसका प्रॉफिट क्या होगा? कम होगा. तो क्या ये शॉप ओनर इस शॉप को 15 लाख में बेचेगा? नहीं बेचेगा ना. वो क्या कहेगा कि भाई मुझे तो और पैसे दो, बिकॉज मेरे पास तो कस्टमर है, मेरा रेडीमेड प्रॉफिट है, वो आपको मिल जाएगा. तो यहाँ पे गुडविल क्या होगी? ज्यादा होगी. जबकि ये नई शॉप है तो यहाँ इसकी गुडविल क्या होगी? कम होगी. ये भी 15 लाख में तो नहीं देगा, बिकॉज उसने भी 2 साल दिए है ना इस बिजनेस को. तो उसके पास भी खुद तो प्रॉफिट होगा ना. तो इन प्रैक्टिकल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप मीन्स पार्टनरशिप चेंज करना. कोई नया पार्टनर आता है तो एडमिशन की वजह से चेंज होता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. कोई रिटायर हो जाता है, किसी की डेथ हो जाती है तो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाता है. या फिर ऐसे ही कोई बंदा कहता है कि भाई अब तो मेरे से काम नहीं होगा, मेरी उम्र हो गई है, तो भी क्या होगा? उन दोनों के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाएगा ना. तो उसे आप क्या कहोगे? किसी भी रीजन से पार्टनर्स के बीच का अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो उसे आप रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप कहते हो. तो हम क्या करते हैं? अगर रिकंस्ट्रक्शन हुआ है तो एसेट और लायबिलिटी को रीवैल्यू करते हैं. वो नेक्स्ट चैप्टर में आप पढ़ोगे. बट इन दैट केस वी ऑल्सो मेक द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल. आप बिजनेस की गुडविल की वैल्यू करोगे. अब यहाँ पे क्या कहते हैं? बिजनेस की जो एसेट है उसके 2 टाइप है. कौन कौन से? एक नॉन करंट असेट और दूसरा करंट असेट. बट ये जो नॉन करंट एसेट है ना, उसके भी टाइप्स हो जाते हैं. कौन कौन से? एक इंटेंजिबल असेट, दूसरा टेंजिबल असेट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट. ये सब किस में आ गया? नॉन करंट असेट में. ये जो इंटेंजिबल असेट है उसमें से गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, वो सब क्या है? इंटेंजिबल एसेट के एग्जाम्पल. इंटेंजिबल एसेट मीन्स विच वी कैन नॉट सी, विच वी कैन नॉट टच, बट उसका प्रेजेंस ही क्या होता है? बिजनेस का प्रॉफिट अर्न करके देता है. फॉर एग्जाम्पल, आप कश्मीर गए थे, आपने वहां पे कोक पी थी, कोका कोला नहीं पिया था. बड़ौदा में पी है कभी कभी? हाँ. बड़ौदा के बाहर पी है? हाँ. दोनों के टेस्ट में क्या फर्क है? कोई नहीं, बिकॉज इट इज प्रोड्यूस विद द सेम काइंड ऑफ फॉर्मूला. उसमें हम चेंज नहीं कर सकते. तो ये जो फॉर्मूला है वो उसकी क्या है? एक प्रकार की पेटेंट है. तो इस फॉर्मूला, अगर ये सोडा शॉप वाले हैं
उसको पता चल जाए कि कोका कोला तो ऐसे ही बनती है, बराबर, तो वो सोडा शॉप वाला ओरिजिनल कोका कोला करके बेचेगा। सेम टेस्ट होगा तो लोग क्या कहेंगे, कोका कोला की जगह वो भी परचेस कर सकते हैं, सेम टेस्ट है, सब कुछ सेम है तो, बराबर। तो ये क्या हो गई हमारी, पेटेंट हो गई, वो वन काइंड ऑफ इंटेंजिबल असेट है। गुडविल भी मैंने बताया। कॉपीराइट तो आपके टेक्स्ट बुक के ऊपर ही सी लिखा होगा, मीन्स आप विदाउट परमिशन कॉपी नहीं कर सकते। तो ये सारी इंटेंजिबल असेट है, बराबर, जिसकी वैल्यू तो है बट उसकी प्रेजेंस को आप देख नहीं सकते, उसको फील नहीं कर सकते। Over a period of time, well-established business develop advantage of good name, reputation, and wise business connection, which benefit the business. In accounting, monetary value of such advantage is known as goodwill. तो ये क्या लिखा, monetary value of such advantage is known as goodwill। अब ये advantage की monetary value, अल्टीमेटली ये हम किसकी बात कर रहे हैं, प्रॉफिट की। कि अगर आपने नया बिजनेस शुरू किया, 1 करोड़ डाले और नया बिजनेस शुरू किया और आप 7 लाख अर्न कर सकते हो, 1 करोड़ पे आप 1 करोड़ इन्वेस्ट करके आप 7 लाख अर्न करते हो, बराबर। अगर उससे कम पैसे में या फिर उतने ही पैसे डाल के कोई बिजनेस 7 की जगह 15 लाख या 20 लाख अर्न करता है, तो उसका प्रॉफिट ये जो हमारा नया बिजनेस है उससे ज्यादा है। और वो किसकी वजह से है, उसके पास कुछ एक्स्ट्रा अर्निंग कैपेसिटी है, दैट इज गुडविल, बराबर। फॉर एग्जाम्पल, कोई डे आया वैलेंटाइन डे, और किसी को अपनी गर्लफ्रेंड को या फिर गर्लफ्रेंड को बॉयफ्रेंड को चॉकलेट देना है गिफ्ट के तौर पे, और मार्केट में 2 तरह की चॉकलेट अवेलेबल है, एक डेयरी मिल्क और दूसरा डेजी मिल्क। दोनों का टेस्ट सेम ही है, सब कुछ सेम है, बराबर। तो सपोज आपको किसी को चॉकलेट देनी है तो आप कौन सी दोगे, डेयरी मिल्क या डेजी मिल्क? डेजी मिल्क सस्ती है, डेयरी मिल्क महंगी है, क्या दोगे? डेयरी मिल्क ही दोगे ना, मतलब डुप्लीकेट લઈ આવ્યો કેટલો ચીકુ સેવ कैसे પછી कोई डेजी मिल्क લઈને આવે तो क्या नहीं हो, तो आप क्या दोगे, डेयरी मिल्क, बिकॉज इट हैज अ ब्रांड वैल्यू, इट हैज अ मोट। और ये मोट एक ऐसी चीज है ना जिसकी वजह से बिजनेस प्रॉफिट अर्न कर सकता है। मोट कुछ भी हो सकता है, बिजनेस का प्लेस हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक कंपनी के शेयर है वंडरला हॉलीडेज, और जिसको मैंने पिछले 8 साल से होल्ड किया है, और उसके पास मोड क्या है, वो क्या करता है, अम्यूजमेंट पार्क बनाती है कंपनी। अब जब इंसान थक जाएगा, थक के या बिजनेस की रूटीन लाइफ से कंटाल जाएगा, तो वो क्या जाएगा, अम्यूजमेंट पार्क में जाएगा। अभी अम्यूजमेंट पार्क में लिस्टेड कंपनी क्या कौन सी है जो ग्रो कर रही है, एक वंडरला हॉलीडेज है, उसके कॉम्पिटिटर में कौन है, एक तो आजवा फन वर्ल्ड है, वो जो बड़ौदा के बाहर ही नहीं है। दूसरा कौन है, एडलैब्स, इमेजिका। बट इमेजिका को बहुत सारा डेप्ट है, इसलिए वो नया पार्क बना ही नहीं सकती, बिकॉज उसका सारा पैसा इंटरेस्ट चुकाने में ही जाता है। जबकि वंडरला हॉलीडेज के पास मोड क्या है, उसके पास कोई लायबिलिटी ही नहीं है, कोई डेप्ट ही नहीं है। वो ये क्या इमेजिका ने क्या किया, सारा पैसा एक ही पार्क में लगा दिया, बहुत सारा डेप्ट लेके, तो उसका सारा पैसा इंटरेस्ट में चला गया। वंडरला ने अपना पहला पार्क शुरू किया था चेन्नई में, तो वहां पे क्या किया, जो लैंड थी उसका थोड़े पार्ट में ही पार्क लगाया, और उसमें से जो अर्निंग हुई उस अर्निंग से उस पार्क को बड़ा किया। उसके बाद हैदराबाद में लगाया, बेंगलोर में लगाया, कोची में लगाया, उसके पास 4 या 5 पार्क है, और बाकी का नेक्स्ट पार्क ये यहाँ पे आने वाला है अहमदाबाद में। तो यहाँ पे उसके पास लायबिलिटी नहीं है, हर 3 साल में उसके पास इतने पैसे आ जाते हैं ना कि वो जमीन खरीद के एक नया पार्क बना सके। तो इसलिए उसके पास मोट ये है कि कोई उसका कंपटीशन ही नहीं है, किसी के पास उसकी एक्सपर्टाइज ही नहीं है, तो ये क्या हो गया, उसकी वजह से वो ज्यादा प्रॉफिट अर्न करेगा, तो उसके पास गुडविल है, हम ये कहेंगे। तो इन सिंपल वर्ड्स ये डेफिनेशन याद रखनी है आपको। गुडविल इज एन इंटेंजिबल असेट विच शोज रेप्यूटेशन ऑफ अ फर्म इन द मार्केट।
It means, in other words, goodwill is the value of the reputation of the firm in respect of profit earning over and above the expected profit. ओवर एंड एबो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट मींस मैंने नया बिजनेस शुरू किया, 1 करोड़ रुपए डाले तो मुझे 7 लाख तो मिलने वाला ही है कुछ भी करके, तो दैट इज माय एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। अगर उससे ज्यादा अर्न करता हूं मैं तो उसके लिए मेरे पास कोई एक्सपर्टाइज होगा, और उस एक्सपर्टाइज की वैल्यू क्या है, मेरी गुडविल। तो ये जो डेफिनेशन है वो आपको गुडविल के मीनिंग के तौर पे होमवर्क में लिखनी है, जो आपको 1 मार्क्स में आएगा, ये टिक कर दो। मीन्स गुडविल किसको क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी ऑफ अ बिजनेस, बराबर। और उसको बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो शॉर्ट सम में आएगा 3 मार्क्स में। अब 3 मार्क्स में क्वेश्चन दो तरह से आता है, एक नेम फैक्टर अफेक्टिंग गुडविल, सिर्फ नाम देना है, या फिर एक्सप्लेन डैश फैक्टर। अगर आपको बोल देंगे कि इस फैक्टर को आप एक्सप्लेन करो, तो दो तरह से आता है, नेम द फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल, तो नाम ही देने हैं। तो पहला नाम क्या आया, नेचर ऑफ द बिजनेस। तो गुडविल एग्जिस्ट व्हेन फर्म अर्न मोर प्रॉफिट देन द एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। इट अर्न प्रॉफिट ड्यू टू हाई वैल्यू एडेड प्रोडक्ट। It has more profit margin due to stable sales, more profit margin, or it earn more profit due to some other reason। तो बिजनेस का नेचर ही ऐसा है जिसकी वजह से वो ज्यादा प्रॉफिट अर्न करता है, और वो कोई भी रीजन हो। फॉर एग्जाम्पल डेयरी मिल्क की बात की तो उसके पास मोट है उसका ब्रांड वैल्यू। बाकी चॉकलेट बनाने के लिए तो मिल्क पाउडर, कोको पाउडर, चोको पाउडर सबको मिक्स करके पिघला के उसको ठंडाई करना होता है शुगर ऐड करके, तो वो चॉकलेट बन जाएगी, और कुछ होता नहीं है उसके अंदर। बट उसके पास क्या है, ब्रांड वैल्यू, इसलिए वो प्रॉफिट अर्न करता है। वनडेला के पास क्या है, उसके पास डेप्ट नहीं है, और उसने प्राइम एरिया में पहले से जमीन एक्वायर करके रखी है, तो वहां पे कोई कंपटीशन आने वाला ही नहीं है, तो इसीलिए उसकी गुडविल ज्यादा है। तो एक है हमारे बिजनेस का नेचर जिसकी वजह से हम ज्यादा प्रॉफिट अर्न करते हैं, और उसकी वजह से हमारे पास क्या है, गुडविल है। दूसरा पॉइंट है लोकेशन ऑफ द बिजनेस। Often the profit earning capacity of the business depend upon the business location, बराबर। फॉर एग्जाम्पल दो है, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी। अब मिस्टर ए की जो शॉप है वो कहाँ पे है, सपोज बड़ौदा का ही कोई एरिया ले लेते हैं हम। चलो मिस्टर ए की शॉप न्यू अलकापुरी में प्राइम लोकेशन पे है, और मिस्टर बी की जो शॉप है वो सपोज कहीं पे इंटीरियर है, सपोज लक्ष्मीपुरा गांव है वहां के उसके पास है, बराबर। तो इन दोनों में से किसके पास ज्यादा कस्टमर और प्रॉफिट आएगा, न्यू अलकापुरी वाले के पास। तो उस बिजनेस की गुडविल क्या होगी, ज्यादा। चलो दूसरा एक लोकेशन का एग्जांपल ले लेता हूँ। सपोज पहले क्या था, जो टायर, जब रोड और वो सब डेवलप नहीं हुए थे तो ज्यादातर टायर कंपनीज अपना धंधा कहाँ से ऑपरेट करती थी इंडिया में, साउथ इंडिया में से। बिकॉज टायर का बेसिक रॉ मटेरियल क्या है, रबर, और रबर का प्लांटेशन सबसे ज्यादा कहाँ पे है, साउथ इंडिया में। तो ज्यादातर एमआरएफ ले लो, C8 ले लो, जेके टायर ले लो, सारी कंपनी साउथ इंडिया में ही थी। बट जब ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी बढ़ गई तो उन्होंने क्या किया, अपनी जो फैक्ट्रीज थी वो नॉर्थ इंडिया और मिडल इंडिया तरफ, ज्यादातर फैक्ट्रीज ऑफ मिडल इंडिया में आ गई है। बिकॉज सबसे ज्यादा टायर का कंजप्शन और उसका जो ट्रांसपोर्ट बिजनेस है वो नॉर्थ में ज्यादा है, जबकि रबर कहाँ मिलता है, साउथ में ज्यादा। तो मिडल इंडिया में इंक्लूडिंग बड़ौदा, बड़ौदा के अंदर भी एमआरएफ, C8 सारे प्लांट आ गए ना, अपोलो टायर्स।
तो लोकेशन भी हमारे प्रॉफिट अर्निंग को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है. तो often the profit earning capacity of the business depend upon the business location. If the business is currently located or it is a place having heavy customer traffic, then more profit earning seen in the business. The value of goodwill is high. Such centrally located business has a more goodwill. Clear? Next is period of business. सिंपल लॉजिक है. अभी मैंने आपको दो शॉप में से एक को परचेस करने का बोला, तो आपने कौन सी पसंद की? 10 साल पुरानी या 2 साल पुरानी? 10 साल पुरानी. तो बिजनेस जितना पुराना होगा उतने उसके एग्जिस्टिंग कस्टमर ज्यादा होंगे, प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी ज्यादा होगी. तो जनरली older the firm, higher the reputation in the market, because majority customers are familiar and they have very close and long term relation with the particular business unit. इसकी वजह से उसकी गुडविल क्या होगी? ज्यादा होगी. बड़ौदा की मोस्ट दो फेमस चीजें कौन सी? स्वीट के अंदर दूलीराम पेंडा वाला, और नाश्ते के अंदर महाकाली सेवसड़. दोनों फेमस है, तो उसकी गुडविल भी ज्यादा है. अगर आपको महाकाली सेवसड़ की फ्रेंचाइजी भी लेनी है तो उसके लिए आपको बहुत सारे पैसे देने होंगे, तभी आपको ये फ्रेंचाइजी मिलेगी. और दूलीराम पेंडा वाला तो किसी को फ्रेंचाइजी देता ही नहीं है, अपनी खुद की ब्रांच ओपन करता है और बोल देता है कि हमने और कहीं पे ब्रांच रखी नहीं. उसकी बड़ौदा में 2 ब्रांच है, एक रावपुरा और दूसरी यहाँ पे स्टेशन के पास ओपी रोड, है ना. तो बिजनेस जितना पुराना होगा उसके उतने पुराने कस्टमर होंगे, उसकी वैल्यू ज्यादा होगी और उसकी गुडविल भी ज्यादा होगी. द नेक्स्ट वन इज मार्केट सिचुएशन. सपोज मैं आपको 2 बिजनेस का एग्जांपल देता हूं. द वन बिजनेस इज सपोज बड़ौदा डेयरी एंड अनदर बिजनेस इज सपोज बिग बाजार, जो बंद हो गया है, अब रिलायंस बाजार हो गया. अब मुझे बताओ ज्यादा कॉम्पिटिटर किसके हैं, बड़ौदा डेयरी के या बिग बाजार के? बिग बाजार के. छोटी सी शॉप वाला भी उसका कॉम्पिटिटर है. बट बड़ौदा डेयरी जो वेंडर मिल्क मैन होते हैं वो सब छूटक मिल्क सेल करते हैं, वो बहुत गिने चुने होते हैं. और बड़ौदा डेयरी भी उनको इतना प्राइस ऑफर करती है ना कि ज्यादातर लोग क्या करते हैं, जो मिल्कमैन होते हैं वो दूध सीधा बड़ौदा डेयरी को ही बेच देते हैं. ऐसे घर घर जाके बेचने जाए ऐसे बहुत कम मिल्कमैन है. तो बड़ौदा डेयरी का कंपटीशन कैसा है? बहुत कम. इट मीन्स उसके पास परफेक्ट मोनोपोली तो नहीं कह सकते, बट उसको हम क्या कह सकते हैं, हाई राइज मोनोपोली मीन्स मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन कह सकते हैं. तो यहाँ पे उसकी गुडविल क्या होगी? ज्यादा होगी. परफेक्ट मोनोपोली वाला बिजनेस तो बहुत कम है. फॉर एग्जाम्पल इंडिया के अंदर सपोज गुजरात के अंदर जीईबी इलेक्ट्रिसिटी, वो प्योरली मोनोपोलिस्टिक बिजनेस है. यहाँ पे कंपटीशन है ही नहीं. अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तो कंपलसरी जीईबी के पास से ही, यहाँ पे एमजीवीसीएल के पास से ही लेनी होगी. तो वहां पे मोनोपोली है, बट वो गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन के अंदर आता है, इसलिए वो लोग ज्यादा प्राइस नहीं ले सकते. तो जहां पे बिजनेस में मोनोपोली या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होगी उसका प्रॉफिट मार्जिन क्या होगा? ज्यादा. उसके कस्टमर जाने ही नहीं वाले, तो उसकी गुडविल क्या होगी? ज्यादा. तो देयरफॉर द वैल्यू ऑफ गुडविल इज हाई इन सच बिजनेस. सो गुडविल की वैल्यू किसके ऊपर? जो मार्केट में बिजनेस का सिचुएशन है उसके ऊपर भी डिपेंड करती है. नेक्स्ट, एफिशिएंसी ऑफ द मैनेजर्स. अगर बिजनेस के पास एफिशिएंट मैनेजमेंट है तो द एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी एंड डिक्रीज द कॉस्ट, सो इट विल इंक्रीज द प्रॉफिट. तो उसकी गुडविल क्या होगी? ज्यादा होगी. बट अगर मैनेजमेंट इफिशिएंट नहीं है तो बिजनेस बंद हो जाएगा. सबसे पहला मॉल का कॉन्सेप्ट इंडिया में लाने वाला कौन था?
सुभिक्षा, नाम ही नहीं सुना ना? हाँ, तब तो आप होगे भी नहीं। सुभिक्षा करके उसने पूरा चेन डेवलप किया था, और बड़ौदा के अंदर भी बहुत सारे सुभिक्षा के स्टोर्स थे। एक्चुअली साउथ का कंसेप्ट है, साउथ में वो ओपन हो गया था और जम गया था। उसने बाद में क्या किया, डेप लेके पूरे इंडिया में एक साथ सारे स्टोर्स ओपन कर दिए। बट उसकी वजह से क्या हुआ, उसका लायबिलिटी बहुत बढ़ गया, तो उसकी वजह से उसको अपना बिजनेस बंद कर देना पड़ा। जबकि डीमार्ट ने क्या किया, स्लोली एंड ग्रेजुअली डीमार्ट के स्टोर ओपन करते गए। पैसा आता है तो उस प्रॉफिट में से उसने अपना बिजनेस शुरू किया। बिग बाजार ने क्या किया था, लोन लेके सब बिजनेस शुरू कर दिया। तो सेज भी एडवर्स सिचुएशन आ गई, तो लिवरेज की वजह से वो बिजनेस बंद हो गया। तो अगर बिजनेस का एफिशिएंट मैनेजमेंट है तो वो कॉस्ट कम कर देगा। लाइकवाइज डिमांड, तो जिसकी वजह से उसका प्रॉफिट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और गुडविल भी ज्यादा होगी। और अदर स्पेशल बेनिफिट, गुडविल एग्जिस्ट व्हेन कंपनी एंजॉय अ स्पेशल बेनिफिट एंड द ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज। फॉर एग्जांपल, बड़ौदा में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो पूरे साल क्रैकर्स बेच सकते हैं। तो किसी के घर भी शादी होगी, क्रैकर्स कहाँ से, उसी शॉप में से जाएंगे ना। तो उसके पास क्या है, पूरे साल फटाके बेचने का लाइसेंस है। तो इसके लिए उसकी बिजनेस की गुडविल क्या होगी, ड्यू टू दैट लाइसेंस ज्यादा होगी। सिमिलरली यहाँ पे वही बताइए, इफ कंपनी कैन एक्वायर लाइसेंस, पेटेंट, ट्रेडमार्क है तो उसके पास प्रॉफिट ज्यादा होगा और गुडविल भी ज्यादा होगी। अपार्ट फ्रॉम द एबो गिवन फैक्टर, सर्विस आफ्टर सेल सर्विस, पास्ट अचीवमेंट ऑफ अ फर्म, गुड लेबर रिलेशन, ये सब चीजें भी गुडविल में इम्पैक्ट करेगी। बराबर। सपोज मारुति की कार, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि स्टार रेटिंग में उसका स्टार रेटिंग कैसा होता है, सेफ्टी रेटिंग बहुत खराब। फिर भी सबसे ज्यादा सेल कितनी है, किसकी है, मारुति की। टाटा की, युंडाई की जो सेकंड और थर्ड पोजीशन में है, और फोर्थ पोजीशन में किया है, ये सबका सेल मिला दोगे ना, इन तीनों के टोटल से भी मारुति का सेल ज्यादा है। तो उसका मेन रीजन क्या है, आफ्टर सेल सर्विस। सब लोग सोचते हैं कि अगर मैंने मारुति की कार ली तो कोई भी रिपेयर करके देगा, उसका रिपेयरिंग की कॉस्ट कम आएगी। बराबर। तो इसी वजह से उसका सेल ज्यादा है और प्रॉफिट ज्यादा है। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स है जो गुडविल को इम्पैक्ट करते हैं। तो ये क्या हो गए, फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल। 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, जिसके अंदर आपको किसी भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन में नाम लिखने को बोला तो ये जो 6 नाम है वो लिखने हैं आपको। और अगर एक्सप्लेन करने को बोलेंगे तो किसी भी 2 फैक्टर को वो एक्सप्लेन करने को बोलेंगे। ऐसा नहीं कि एनी टू, वो बताएंगे कि मार्केट सिचुएशन की वजह से गुडविल को क्या इम्पैक्ट होती है, या फिर प्लेस ऑफ द बिजनेस गुडविल में कैसे इम्पैक्ट करता है, वो आपको एक्सप्लेन करना होगा। ये क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इज नेसेसिटी ऑफ गुडविल। कि भाई गुडविल का तो वैल्यूएशन हमने करना है, बट क्यों करना है, बस सर ने पढ़ा है इसलिए हम वैल्यू कर देंगे, और क्या। बराबर नहीं, तो क्यों करेंगे। तो पहला रीजन, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग दी पार्टनर्स। सपोज आप तीनों पार्टनर्स हो और आप पहले इक्वली प्रॉफिट और लॉस शेयर करते थे। अब सपोज आप तीनों में से कोई एक कम टाइम दे रहा है, और आपने बताया कि अब प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो हम चेंज कर देते हैं 10 साल के बाद। बट 10 साल तक तो जो बिजनेस बना है, उसकी जो गुडविल है, उसका बेनिफिट तो ओल्ड रेशियो में मिलना चाहिए ना। इसी वजह से जब प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तब आप गुडविल को वैल्यू करते हो। एडमिशन ऑफ द पार्टनर, नारायण मूर्ति, नाम सुना है? हाँ। किसका प्रमोटर है वो, इन्फोसिस। उसने 10,000 रुपए, उसने नंदन नीलकर्णी और ऐसे कुछ 7 फ्रेंड्स थे, उन्होंने 10,000 रुपए निकाल के 70,000 इन्वेस्ट करके इन्फोसिस नाम की आईटी कंपनी बनाई।
अब सपोज भूमि आ जाती है, लो मेरे पास 10 है, मैं 20,000 देती हूँ, आप मुझे अपने जितना शेयर दे दो, तो क्या वो देगा? नहीं देगा ना। बिकॉज अभी इन्फोसिस की मार्केट कैप इंडिया की थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड या फोर्थ हाईएस्ट मार्केट कैप वाली कंपनी है। नियर 5 लाख करोड़ जितनी उसकी मार्केट कैप है, होगी शायद। तो तो जब आपने कम रुपए डाल के बिजनेस डेवलप किया था तब तो ठीक था, बट अब नया पार्टनर एडमिट हो रहा है तो आप क्या कहोगे? भाई हमने जो मेहनत की है, हमने जो गुडविल बनाई है, उसके पैसे तो आप हमें दे दो, बाद में हम आपको प्रॉफिट में से शेयर देंगे। तो तो एडमिशन के टाइम पे सिमिलरली अगर कोई रिटायर हो रहा है या उसकी डेथ हो रही है तो उसको गुडविल के पैसे देने पड़ेंगे हमें। तो रिटायरमेंट और डेथ में भी गुडविल। कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इनटू अ कंपनी। सपोज आपको अपना बिजनेस बड़ा करना है तो उसके लिए क्या चाहिए? ज्यादा फंड चाहिए। बट ज्यादा फंड के साथ साथ आप क्या कहो चाहोगे? आपका रिस्क लिमिटेड रह जाए। सपोज किसी बंदे ने अपनी पूरी कमाई किसी बिजनेस में डाल दी और वो बिजनेस डूब गया, तो क्या डूबेगा? सिर्फ उसकी कमाई डूबेगी। बट उसने अगर लायबिलिटी लेके पैसे डाले और बिजनेस डूब गया तो वो तो बैंकरप्ट हो जाएगा ना। वो घर, अपना घर भी, घर की पर्सनल एसेट भी उसको बेच दी पड़ेगी ना। तो इसलिए कंपनी जो होती है ना, उसके पीछे एक वर्ड लगता है, कौन सा? तो लिमिटेड हम क्यों लगाते हैं? बिकॉज उसकी लायबिलिटी लिमिटेड है। सपोज आपने किंगफिशर एयरलाइन के 10 रुपए का शेयर परचेज किया था और एयरलाइन डूब गई, तो जो क्रेडिटर है या फिर गवर्नमेंट है वो आपको ये नहीं बोलेगी कि भाई अब आप अपनी पर्सनल एसेट बेच के भी ये लॉस पे अप करो, बिकॉज शेयर की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। तो हम क्या करते हैं? पार्टनरशिप फर्म को सेफ्टी पर्पज से कंपनी में लिमिटेड कन्वर्ट करते हैं। और अमालगमेशन, अमालगमेशन मीन्स ज्वाइनिंग टुगेदर। तो जो पार्टनरशिप फर्म का अमालगमेशन होता है, दो पार्टनरशिप फर्म ज्वाइन हो गए और नई पार्टनरशिप बना दी या फिर नई कंपनी बना दी, तो अभी भी हमें क्या करना होगा? गुडविल की वैल्यूएशन। अमालगमेशन का मीनिंग है टू पार्टनरशिप फर्म ज्वाइन टू स्टार्ट अ न्यू फर्म। तो ये क्या है? रीजंस फॉर एवेल्युएशन ऑफ गुडविल। नेसेसिटी जो है वही क्या है उसके? रीजन। इस सारे रीजन से हम गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं। अब मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल मैं अलग पीडीएफ से पढ़ाता हूं, जस्ट अ मिनट। ठीक है, चलो।
ओके, ये खेल रहेगा। चलो, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अब गुडविल के वैल्यूएशन के लिए हमारे पास कुछ मेथड्स हैं, जिसमें पहली मेथड क्या है, आपको लिखना है अभी, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड विथ सर्टन years of purchase। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड विथ सर्टन ईयर्स ऑफ परचेज। तो जिसके लिए सबसे पहले मुझे क्या ढूंढना होगा, एवरेज प्रॉफिट। और वो कैसे मिलेगा, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल ईयर्स। लिखा। और उसके बाद मैं गुडविल फाइंड करूंगा, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय ईयर्स ऑफ परचेज। अब ईयर्स ऑफ परचेज क्या है, सपोज मैं कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं और मेरे बाजू में एक 10 साल पुराना बिजनेस है। अब मैंने नया बिजनेस स्टार्ट किया तो उसमें मैं 1 लाख रुपीज पर मंथ अर्न कर रहा हूँ, या फिर पर एनम 1 लाख अर्न कर रहा हूँ। बट वो पुराना बिजनेस है, वो उतनी ही कैपिटल इन्वेस्ट करके कितना अर्न कर रहा है, 2 लाख रुपीज। तो मुझे 2 लाख तक पहुंचने के लिए कितने साल लगेंगे। भले उसने 10 साल लगाए हैं, बट मेरा शुरुआत 1 लाख से है, तो 2 लाख तक पहुंचने में मुझे 10 साल नहीं लगने वाले। अगर मैं एफर्ट्स लगाऊंगा तो 3 साल या 4 साल में वहां तक पहुंच सकता हूँ। तो अगर मुझे मेरे ये 3 या 4 साल बचाने हैं तो मैं क्या करूंगा, वो पुराना बिजनेस ही एक्वायर कर लूंगा। तो मेरे 3-4 साल बच गए। तो ये जो 3-4 साल है, दैट इज माई ईयर्स ऑफ परचेज, जो आपको क्वेश्चन में दिया होगा। ये पता चला। तो ये हो गई एवरेज प्रॉफिट विथ सर्टन ईयर ऑफ परचेज। इलस्ट्रेशन नंबर 1 देखो। Determine the value of goodwill based on 3 years purchase।
ईयर्स ऑफ परचेस कितने हैं? 3 ऑफ लास्ट 5 years एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितने साल का निकालना है? 5 साल का। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप फ्रॉम ऑफ नीलेश एंड निकुंज लास्ट 5 year प्रॉफिट आर एज अंडर। 5 साल का प्रॉफिट है तो एवरेज प्रॉफिट की फॉर्मूला क्या थी? टोटल प्रॉफिट अपॉन टोटल ईयर्स। तो टोटल करते हैं 2 लाख प्लस 2 लाख 10,000 प्लस 1 लाख 90,000 6 लाख हुए प्लस 250 प्लस 220 तो 10 लाख 35,000 टोटल हुआ। तो 10,35,000 टोटल हुआ डिवाइड बाय कितने साल थे? तो मैं लिखूंगा टोटल प्रॉफिट 10,35,000 डिवाइड बाय 5 years। तो एवरेज प्रॉफिट मेरा कितना आया? 2,07,000। पता चला। गुडविल की फॉर्मूला क्या है? गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट 2,07,000 इंटू 3 years ऑफ परचेज तो गुडविल आ गई 6,21,000। क्लियर? पता चला? सिंपल है। अब इलस्ट्रेशन नंबर 2। जब वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का सम होगा तो बहुत सारी इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन होगी तो उसको इग्नोर करना है। हसू एंड वसु आर पार्टनर्स ऑफ अ फर्म। They contempt to change their profit and loss distribution ratio from 2:1 to 1:1. Therefore, it is determined for valuation of goodwill. From the following information, determine the value of firm's goodwill. Means आपको क्या करना है? Determine the value of firm's goodwill. As per agreement of the partnership, the value of goodwill is to be computed at 5 years purchase. कितना है? 5 years purchase of an average profit of 4 years। तो years of purchase कितना हुआ? नहीं, years of purchase 5 है, बराबर। और 4 साल का तो एवरेज प्रॉफिट के मुताबिक गिनना है। बट यहाँ पे 4 साल का प्रॉफिट है वो देखो कैसे दिया है। ये प्रॉफिट था 1 लाख, ये 1,20,000 का प्रॉफिट तो 2,20,000 हुए। यहाँ पे लॉस है 40,000 का तो वो माइनस करेंगे तो 220 माइनस 40 180 और 180 प्लस 60,000 का प्रॉफिट 240। तो ये 4 साल का टोटल प्रॉफिट कितना हुआ? 2,40,000। एवरेज प्रॉफिट के ढूंढने के लिए आपको क्या करना है? टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल ईयर्स। तो 2,40,000 डिवाइड बाय 4 साल 1 2 3 4 तो डिवाइड बाय 4 किया तो माय एवरेज प्रॉफिट इज 60,000। गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस। ईयर ऑफ परचेस कितने थे? 5। तो गुडविल कितना आया? 3 लाख। पता चला? चलो अब क्या करोगे आप? ये दो सम आपको होमवर्क में गिनने हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 है ना, वो आप गिन के दो। हो गया है दोनों सम। चलो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर चलो क्वेश्चन नंबर 4 आपने गिना होगा, उसका आंसर टोटल 5 years प्रॉफिट कितना था इस सबका? टोटल 7,40,000 डिवाइड बाय कितने साल थे?
तो एवरेज प्रॉफिट क्या आया? 1,48,000, दैट इज योर एवरेज प्रॉफिट। अब कितने साल का परचेस था? तो गुडविल क्या आएगी? इंटू 4, तो आंसर क्या आएगा? 5,92,000। तो ये आंसर आ गया सबका? क्लियर? ये सारे सम आपको 1 मार्क्स के अंदर एमसीक्यू में आएंगे। आपको प्रॉफिट दिया होगा यार। हाँ, तो ये क्या करना है आपको? ओरली ही करना है ना। शायद 2 मार्क्स के सम में आ भी सकता है। अब ये जो सम है वो 2 मार्क्स में आ सकता है। यहाँ पे 4 साल का प्रॉफिट कितना होगा? डिवाइड बाय 4, तो एवरेज प्रॉफिट कितना आया? और कितने इयर्स ऑफ परचेज है? 5 इयर्स परचेज। तो 37,500 इंटू 5 इयर्स ऑफ परचेज, तो गुडविल विल बी 1,07,500। तो ये सिंपल एवरेज मेथड आ गई। क्लियर? अब बात करेंगे नेक्स्ट, वेटेड एवरेज मेथड ऑफ द गुडविल। अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट कब यूज करेंगे? जब प्रॉफिट है ना किसके अंदर होगा? ट्रेंड में होगा। अब ट्रेंड दो तरह का होता है, इंक्रीजिंग ट्रेंड और रिड्यूसिंग ट्रेंड। मीन्स कॉन्स्टेंटली, सपोज एक साल आपका प्रॉफिट 10,000 है, दूसरे साल 15,000 हो गया, तीसरे साल 30,000 हो गया, चौथे साल 40,000 हो गया, तो ये क्या हुआ? इंक्रीजिंग ट्रेंड हुआ। या फिर रिड्यूसिंग ट्रेंड क्या हो जाएगा? अगर प्रॉफिट यहां से शुरू करते हैं, गिर रहा है 40,000, 30,000, 15,000, 10,000, तो क्या होगा? फ्यूचर में जो प्रॉफिट मिलने की एक्सपेक्टेशन है ना, वो ज्यादा हो जाएगी या फिर कम हो जाएगी? अगर इंक्रीजिंग ट्रेंड है तो फ्यूचर में ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, रिड्यूसिंग ट्रेंड है तो फ्यूचर में कम प्रॉफिट मिलेगा। तो हम क्या करते हैं, आप प्रॉफिट को वेट दे दोगे, 1, 2, 3, 4। जो फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट है उसका 1 वेट, सेकेंड ईयर का 2, थर्ड ईयर का 3, फोर्थ ईयर का 4, 5 ईयर का 5। तो इससे क्या होगा? कोई भी ट्रेंड होगा, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, उसके मुताबिक प्रॉफिट एवरेज होके हमारे पास आएगा। क्लियर? तो तब आप वेटेड एवरेज प्रॉफिट यूज करोगे। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट कब यूज करना है? जब प्रॉफिट शोइंग इंक्रीजिंग और रिड्यूसिंग ट्रेंड। तो हाँ, वेट क्यों देखिए हम, प्रॉफिट अगर ट्रेंड में है, हर साल प्रॉफिट बढ़ रहा है या कम हो रहा है, तो आप गुडविल के लिए कौन सा प्रॉफिट चाहिए आपको? फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। तो अगर हर साल प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो जो नॉर्मल एवरेज होगा उससे फ्यूचर का एवरेज क्या होना चाहिए? ज्यादा, बिकॉज इन फ्यूचर तो प्रॉफिट बढ़ेगा ना। और अगर प्रॉफिट कम हो रहा है ईयर ऑन ईयर, तो जो नॉर्मल एवरेज है उससे फ्यूचर का एवरेज क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। इसी चीज को ढूंढने के लिए आप प्रॉफिट को क्या दे देते हो? वेट दे देते हो। तो सेकेंड मेथड है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड विथ years of purchase। जिसके अंदर सबसे पहले आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट ढूंढना है। और वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे मिलेगा? टोटल वेटेड प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल वेट।
और गुडविल की तो वही फॉर्मूला रहेगी, गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय ईयर्स ऑफ परचेज। लिख लिया? अब यहाँ पे ध्यान, इलस्ट्रेशन नंबर 3 में सिर्फ आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट ढूंढना है। ये ईयर दिया है, देखो ध्यान से। 13-14 का प्रॉफिट 40,000, 14-15 का, 15-16 का, 16-17 का। तो प्रॉफिट इंक्रीजिंग ट्रेंड इंडिकेट कर रहा है, तो हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट गिनेंगे। आपको बोला भी है, तो मैंने पहले ईयर लिख लिया, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17। प्रॉफिट लिख लिया 40, 50, 60 एंड 70। वेट क्या दिया, 1 2 3 4। ये मेरा 10 क्या हो गया, टोटल वेट कितना हुआ, 10, बराबर। अब वेटेड प्रॉफिट कैसे मिलेगा, तो वेटेड प्रॉफिट कैसे मिलेगा, तो जो प्रॉफिट है मल्टीप्लाई बाय वेट। 40 इंटू 1, 41 जा 40,000, 52 जा 1 लाख, 63 जा एंड 74 जा, तो ये मेरा 6 लाख क्या आ गया, टोटल वेटेड प्रॉफिट। इसमें डाउट कुछ नहीं ना? तो अब गुडविल के लिए फॉर्मूला क्या थी, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल वेटेड प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल वेट। तो 6 लाख डिवाइड बाय 10, वेटेड एवरेज प्रॉफिट विल बी 60,000। सिर्फ वेटेड एवरेज प्रॉफिट ही ढूंढना है, तो ये सम आप होमवर्क में कर दोगे। और एक्सरसाइज का ऐसा ही एक सम, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 6, ये भी आपको होमवर्क में गिनना है। तो 3 सम मैंने होमवर्क में दिए, 3 इलस्ट्रेशन और एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6, ये कंप्लीट करके आना। ठीक है, ये पता चला? यस बोलो। प्रॉफिट डिक्रीजिंग ट्रेंड, नहीं नहीं, 1 2 3 4 ही। अगर आप 4 3 2 1 लोगे तो डिक्रीजिंग ट्रेंड और इंक्रीजिंग ट्रेंड में वेट तो इक्वल ही हुआ ना, हायर प्रॉफिट को 4 वेट मिल गया, तो वेट तो 1 2 3 4 ही लेना है। ओके, और एक